सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में झनकैया मेले का विधिवत पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। नेपाल और उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है ये मेला। सीएम धामी ने खटीमा में सीएसडी कैंटीन का किया उद्घाटन। सीएसडी कैंटीन खुलने से लगभग 10,000 सैनिकों के परिवार होंगे लाभान्वित। इस दौरान सीएम ने कई करोड़ योजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के सीएम चंपावत में साक्षी फाउंडेशन के आध्यात्मिक गुरु प्रेम सुगंध जी से की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देश के सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों की बैठक का हुआ आयोजन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में की गई बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री भी हुए शामिल। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए आज हो जाएंगे बंद। इसी के साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की यात्रा भी हो जाएगी संपन्न। इस मौके के लिए बद्री विशाल के मंदिर का 20 क्विंटल फूलों से किया गया है श्रृंगार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां पर गंगा स्नान के पर्व पर शारदा नहर पर लगने वाले झनकैया मेले का सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर बस पलट गई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। ये बस उत्तरकाशी जा रही थी और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये बस उत्तरकाशी जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर यह बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर उत्तरकाशी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी जा रही बस पलट गई और बड़ा हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना हुई है। उत्तरकाशी जा रही थी ये बस, जो कि पलट गई। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने। और वापस अपनी खबर का रुख करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में, जो कि खटीमा पहुंचे, जहां पर गंगा स्नान के पर्व पर शारदा नहर पर लगने वाले झनकैया मेले का सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान खटीमा के विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेपाल और उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति का प्रतीक ये मेला माना जाता है। गंगा स्नान के पर्व से 7 दिन तक ये मेला लगा रहता है। इस मेले में पहले 3 दिन खटीमा और उसके आसपास के लोग आते हैं। चौथे दिन से नेपाल क्षेत्र के लोग इस मेले में भारी संख्या में आते हैं। वहीं पर सीएम धामी ने कहा कि कोरोना के चलते लगभग 2 सालों से इस मेले का विधिवत रूप से संचालन नहीं हो पाया था और इस मेले से स्थानीय जनता के साथ यूपी और नेपाल के लोगों की भावनाएं और संस्कृति जुड़ी हुई है। जब से कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी के कारण से पिछले सालों मेला बाधित रहा है। आज फिर से इस मेला प्रारंभ हुआ है। ये मेला आसपास का उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का, हमारे पूरे उत्तराखंड के आसपास, खटीमा के आसपास लगे हुए क्षेत्रों का और नेपाल के सभी का इस मेले में आना होता है। तो सीएम धामी खटीमा पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने खटीमा में सीएसडी कैंटीन का भी उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने 122 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएसडी कैंटीन खटीमा खुलने से 10,000 सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार लाभान्वित होंगे। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने नागरिक चिकित्सालय खटीमा पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू और सीसीयू का शुभारंभ किया। इसके साथ ही धामी ने 2 एम्बुलेंस, जिनमें पहली एम्बुलेंस को बग्गा चौवन और दूसरी एम्बुलेंस को चांदपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। धामी ने कहा
कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर संजीदगी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के साथ ही अब शीघ्र ही कुमाऊं वासियों को भी कुमाऊं में ही एम्स का लाभ जनता को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की तरफ से निरंतर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के बनने से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी और आईसीयू और सीसीयू के बनने से मरीजों का और भी बेहतर ढंग से इलाज हो सकेगा। आज इस क्षेत्र के हमारे जो हजारों हजार सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी लंबे समय से यहाँ पर मांग थी कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुलनी चाहिए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुल गई है और इस क्षेत्र के 10,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का और हमारे सेना के सभी अधिकारियों का, सभी का जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, इस क्षेत्र के सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने इसके लिए, यहाँ की जनता का, जिन्होंने इसके लिए लगातार संघर्ष किया है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने नखूड़ा में साक्षी फाउंडेशन के आध्यात्मिक गुरु प्रेम सुगंध जी से उनके साधना केंद्र पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने खारही में बाबा सुगंध से बातचीत की। बातचीत के दौरान सीएम योगी से मुलाकात के बारे में चर्चा भी हुई। सीएम धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच पिछले काफी समय से परिसंपत्ति विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जी को वो आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके साथ बैठक कर सभी लंबित विवादों को सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम योगी से परिवहन, सिंचाई और लंबित परिसंपत्तियों जैसे विभिन्न कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कृषि कानून को वापस लिए जाने को लेकर सीएम ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। इस बीच स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सीएम धामी को सौंपे। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय टम्टा, विधायक सीडीओ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारे दोनों राज्यों के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता में 21 सालों से पुराने जो मामले चले आ रहे थे, सभी बातों का, सभी मामलों का सहमति बन रही है, सभी पर निपटारा हो रहा है। चाहे वो सिंचाई विभाग का, परिवहन विभाग का, हमारा आवास विकास का, वन विभाग का, सारे मामलों का निस्तारण हो गया। रुक इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून अव्वल आया है स्वच्छता के मामले में। सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की है, जिसमें देहरादून अव्वल रहा है, यानी कि प्रथम स्थान में स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून रहा। देश के स्वच्छ शहरों में 42वां स्थान देहरादून को मिला है। 42वां स्थान देहरादून ने प्राप्त किया। देहरादून स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे रहा है। 82वां स्थान देहरादून ने प्राप्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की है, जहां पर 82वां स्थान देहरादून ने प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के स्वच्छ शहरों में 82वां स्थान देहरादून को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि देहरादून स्वच्छता के मामले में 82वें नंबर पर है देश में। देश के सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों की एक बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उत्तराखंड के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने भी बैठक में प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व किया। बैठक में नागरिक उड्डयन से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ इस विषय में नीति निर्धारण की भी बात कही गई। बैठक के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सी प्लेन और ब्लिम्प पॉलिसी बनाए जाने की बात कहते हुए नैनी सैनी एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के साथ साथ गोचर और चिनियाली सोड़ को भी अपग्रेड करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थानांतरित किया जाए ताकि यहां पर 72 सीटर विमान उतर सके। श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार टिहरी, नानक सागर और अन्य झीलों में सी प्लेन उतारना चाहती है, इसलिए भारत सरकार इसके लिए जो पॉलिसी बना रही है उसे तुरंत बनाया जाए, जिससे हम प्रदेश में शीघ्र ही सी प्लेन की सेवाएं प्रारंभ कर सके।
20 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसी के साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की यात्रा संपन्न हो जाएगी, क्योंकि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही 5 और 6 नवंबर को बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार का शाम 6:45 पर कपाट बंद होंगे। इस मौके के लिए बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार 20 क्विंटल फूलों से किया गया और चार धाम यात्रा के अंतिम दिन दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आपको बता दें, चारों धामों में बद्रीनाथ ही इकलौता धाम है जहां पर कपाट बंद होने का कार्यक्रम 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है। आदि केदारेश्वर के कपाट बीते मंगलवार को बंद होने के बाद से लगातार विधि विधान चल रहा है। शनिवार की शाम 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 6:45 पर यह प्रक्रिया संपन्न होगी। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर 15 नवंबर को राजधानी शिमला से शुरू हुई यात्रा देवभूमि श्रवण मोर्चा और देवभूमि क्षत्रिय संगठन की पदयात्रा हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंची। इस दौरान उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कुल्हाल पुल से होकर विकासनगर के हरबटपुर में पहुंचकर श्रवण समाज के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का समापन आगामी शिमला विधानसभा से शुरू हुआ। पदयात्रा को 10 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान समापन होना है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जातिगत आरक्षण को समाप्त करना है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रवण समाज को आगे लाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश से कुछ हमारे युवा साथियों ने स्वर्ण समाज को लेकर एक यात्रा निकाली। इसमें स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग के गठन की बात रखी गई है। रिजर्वेशन हिंदुस्तान में आज़ादी के समय में हुआ 10 वर्ष के लिए, क्योंकि बैकलॉग के कारण जो था, जो पिछड़े जाति है, पिछड़े वर्ग के लोग थे ऊपर नहीं आ रहे थे, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन किया गया 10 वर्ष के लिए। गंगा स्नान पर्व पर विभिन्न स्थानों से लोग टनकपुर शारदा नदी में स्नान के लिए आए। वहीं गंगा स्नान के लिए आए कई लोग गलती से नदी के गहराई वाले स्थान पर स्नान करने से बहुत से श्रद्धालु शारदा में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसी क्रम में तैराक पुलिस की तत्परता से अब तक 5 श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए डूबने से बचाया गया। इन सभी श्रद्धालुओं को गौ सेवक और तैराक पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से तकरीबन सैकड़ों लोगों को डूबने से बचाया जा चुका है। बहुत दूर दूर से यात्री नहाने के लिए आए हुए हैं और यात्री गलत जगह नहा रहे हैं, तो इसलिए पानी के तेज बहाव में आ जा रहे हैं। हमने आज दिन भर में 5 यात्री डूबते निकाले। रुड़की में अवैध निर्माण को लेकर एचआरडीए विभाग सख्त हो गया है। इसी क्रम में एचआरडीए विभाग बिना अनुमति के क्षेत्र में चल रहे निर्माण के खिलाफ मुहिम छेड़ चुका है। जल्द ही विभाग के बड़े अधिकारी बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं एचआरडीए विभाग को सूचना मिली है कि बिना अनुमति के कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस पूरे मसले पर एचआरडीए के सहायक अभियंता देवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं कुछ दिनों से लगातार रुड़की के रामपुर चुंगी क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि रामपुर चुंगी पर अवैध निर्माण चल रहे हैं, जिसको लेकर स्थलीय निरीक्षण के लिए टीम भेजी गई है। साथ ही अगर उनके नोटिस नहीं काटे गए तो उनके नोटिस काटकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। अभी हमने जो स्थलीय कर्मचारियों को वहाँ पर भेजा हुआ है और स्थल पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनका नोटिस कटा है या नहीं कटा है। अगर नहीं कटा होगा तो उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। जो सिटी में ऐसे हैं मैटर, तो उनमें तो मेरे को लगता नहीं है कि जो काम होंगे। अगर कोई चोरी छिपे करते होंगे या प्रशासनिक छुट्टियों की वजह से जो काम करते होंगे, बट जो प्राधिकरण कार्यालय में तो हम लोग डेली नियमित रूप से चेकिंग करते हैं। ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं और हमारे जो संयुक्त सचिव महोदय हैं यहाँ पे सुनवाई करते हैं। सुनवाई के दौरान उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए जाते हैं कि कार्य जो अगर किया जाएगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर मेहंदी, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता का योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजश्री रावत, पूर्व डिप्टी कमांडेंट भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल और समाजसेवी विजय लक्ष्मी काला की तरफ से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री आदित्य पडियार, प्रदेश से प्रमुख आशीष जोशी और नगर संगठन मंत्री कैलाश बिष्ट ने मुख्य अतिथि और अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि राजश्री रावत ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई भारत की प्रत्येक महिला के लिए शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शुरू से हर क्षेत्र में आगे रही हैं, चाहे रानी दुर्गावती हो या रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता का बखान मुश्किल है। विजय लक्ष्मी काला ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई नौजवानों को वीरता, स्वदेश प्रेम और आत्म बलिदान की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि स्त्री शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। विद्यार्थी परिषद समाज के विभिन्न हिस्सों में आज उत्तराखंड के पूरे प्रांत में कार्यक्रम कर रही है। जो उत्तराखंड में एबीपी का है, एबीपी का मकसद ये है समाज के बीच में समाज को मोटिव करना है, समाज में बच्चों के लिए एक अच्छी दिशा देनी है। जो समाज है बच्चा देशभक्ति से ओतप्रोत हो, देश के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो देश में कोई सेना में जाए, कोई मेडिकल में जाए, कोई इंजीनियर बने और देश को जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण तभी हो पाएगा जब इस देश का युवा इस देश के लिए काम कर पाएगा। बच्चों को यही कहा कि जिस समय हम लोग इस फौज में गए थे, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस हमने ज्वाइन की थी, उस समय बहुत ही कम एम्बिनियस थे और बहुत ही कम लेडीज़ जो फौज में जाने का जज्बा रखती थी और हिम्मत रखती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी एडवर्सिटीज़ थी, वो हम लोगों ने किसी तरह झेली। खैर अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं हो गई रहने की और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं फौज के अंदर भी हो गई हैं। वही मैंने बच्चों को एक प्रेरणा दी कि अब आप लोग भी जो है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन क्लियर करके एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, किसी भी तरह की फोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, पीएम मोदी कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसी क्रम में खटीमा से किसानों की तरफ से 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर किसानों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस बीच प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने भी 3 कृषि कानून वापस होने पर किसानों को बधाई दी। इस दौरान खटीमा के किसान और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने इस अहंकारी सरकार को झुकाने में मजबूर किया। जाहिर सी बात है ये कानून वापस हुए और पूरे देश में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो ये काले कानून थे। आज सरकार ने मजबूर होकर इन कानूनों को वापस लिया है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि 800 किसानों की शहादत के बाद और 1 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी हठधर्मिता छोड़ी है। खुशी की बात भी है कि मोदी जी कम से कम 1 साल के बाद समझे तो सही, जो किसान जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो एक सच्ची लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने जो आज सुबह घोषणा की है कि काले कानून जो तीनों हैं उसको वापस किए जाएंगे, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और बाकी रही आंदोलन की बात, तो आंदोलन तो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वो संसद में इस कानून को पास नहीं करते और एमएसपी की गारंटी नहीं देते। श्रीनगर में बीजेपी की तरफ से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के शिक्षक, डॉक्टर समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को जनता के सामने रखा। साथ ही बीजेपी को आम लोगों की पार्टी बताते हुए 2022 में बहुमत से जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर कहा कि यह विपक्ष की हार है। इस बीच राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने धारी देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही नए मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। गदरपुर में पंजाबी समाज की महिलाओं ने टुबड़ी व्रत रखकर दीपदान का आयोजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि समाज की महिलाओं ने व्रत रखा है और देव दीपावली, गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को कैबिनेट मंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भाजपा नेता रविंद्र बजाज ने कहा कि आज परिवार और समाज और देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए महिलाएं और पुरुष व्रत रखें। इसमें पंजाबी समाज इस व्रत को प्रमुखता देता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाले इस व्रत में
महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को उगने वाली सब्जियां, जो नई सब्जियां, फल फूल और पौधे होते हैं, वहां दीपदान करती हैं और व्रत को खोलती हैं। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। मैं इस पावन पवित्र त्यौहार की पूरे समाज को, प्रदेश को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी ने समाज में जितने पाखंड थे, आडंबर थे, गलत रीति रिवाज थे, जिससे समाज दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ रहा था, ऐसे पाखंडों को और गलत रीति रिवाजों को ख़त्म करने का काम गुरु नानक देव जी ने किया और सदैव समाज को जोड़ने का काम किया। आज टुकड़ी के इस पावन पवित्र त्यौहार पे मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियाँ, समाज के लोग हमारे इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज का दिन हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन ही इस विश्व को एक नई दिशा देने वाले, भक्ति का एक नया रास्ता दिखाने वाले ऐसे महान संत का जन्म हुआ था, जिनको हम बाबा नानक कहते हैं। बाबा नानक जी के जन्मदिन के अवसर पर, आज गंगा स्नान के अवसर पर, देव दीपावली के अवसर पर और टुबड़ी के व्रत के अवसर पर मैं इस क्षेत्र की सभी जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जिन माताओं बहनों ने आज अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने पति की, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए टुबड़ी का व्रत रखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस मनोरथ से उन्होंने इस व्रत को रखा है, वो मनोरथ ईश्वर उनके जरूर पूर्ण करे। और आइए अब रुक करते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश से लौटकर आ चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें जहां पर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत सत्कार हो रहा है। सीएम धामी का यूपी दौरा सफल बताया गया, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वो 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और उनका उत्तर प्रदेश का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और खास रहा। वो इसीलिए क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो लंबित थे उन पर चर्चा की गई, उन मुद्दों का हल निकाला गया, संपत्ति विवाद का हल निकाला गया, सिंचाई से संबंधित मुद्दे, विकास से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको ये भी बता दें कि धामी जब उत्तर प्रदेश में मौजूद थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रिश्ते को भाई बहन के रिश्ते के जैसा बताया था। और यूपी दौरा सफल होने के बाद जब वो उत्तराखंड पहुंचे हैं तो स्वागत सत्कार उनका किया जा रहा है। स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम का स्वागत हो रहा है। यह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन जिसमें सीएम का स्वागत किया जा रहा है, चूंकि उत्तर प्रदेश का उनका दौरा बेहद सफल रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। कई अहम मुद्दे ऐसे रहे जिनको लेकर एक लंबे अरसे से चर्चा लंबित थी, और ऐसे में धामी ने सीएम योगी का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने जो लंबे समय से लंबित मुद्दे थे उसके लिए समय निकालकर विशेष तौर पर चर्चा की, जिसमें से संपत्ति विवाद एक अहम मुद्दा रहा। सिंचाई को लेकर भी बातचीत हुई, फैसले लिए गए, कई अहम फैसले लिए गए, कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। कुल मिलाकर ये दौरा इतना महत्वपूर्ण और इतना खास रहा कि जिससे दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही विकास की गति में और आगे बढ़ेंगे, विकास की गति और पकड़ेंगे और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे।
का उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद सफल रहा और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देहरादून की देख रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे हैं, राजधानी देहरादून पहुंचे हैं अपने उत्तर प्रदेश के दौरे को समाप्त करने के बाद, और वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी वो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के जिन्होंने कम समय में ही इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है। विशेष तौर पर उनकी जो कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, उसकी हर तरफ वाहवाही की जा रही है। जनता के बीच उन्होंने कम समय में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी है। बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ने अपने तीसरे मुख्यमंत्री इसी 5 साल की सरकार के दौरान ही ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। बावजूद इसके कम समय रहते हुए सीएम धामी ने जो लोकप्रियता बटोरी वो वाकई में देखने लायक है। लोगों की तरफ से उन्हें बेतहाशा प्यार मिल रहा है और उनकी जो कार्यशैली है उसकी और उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है, उसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी का उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद खास रहा, जिसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे का 21 साल से चल रहा विवाद समाप्त हुआ। समझौते के तहत हरिद्वार स्थित अलकनंदा गेस्ट हाउस उत्तराखंड को दिया जाएगा। इसको लेकर विवाद चल रहा था अलकनंदा गेस्ट हाउस को लेकर, जो कि हरिद्वार में है। वो अब जो समझौता हुआ है उत्तराखंड के हिस्से में आ गया है। यही नहीं, आवास विकास की संपत्तियों और देनदारी का 50-50% बंटवारा किया जाएगा। साथ ही दोनों प्रदेशों की ओर से संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालयों में दायर वाद विवाद वापस लिए जाएंगे, यानी कि जितने भी मामले हैं उनको निपटाया जाएगा, वो सब वापस ले जाएंगे। इस मसले को लेकर योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी, जो कि दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच 2 दौर की बैठक हुई थी, तब जाकर ये सब निष्कर्ष निकला था। और इन तमाम निष्कर्ष को अपने साथ लिए सीएम धामी इस वक्त देहरादून में, जिनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ, सीएम धामी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। उनकी लोकप्रियता देखते ही बन रही है। हर तरफ पुष्कर सिंह धामी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद से देहरादून इस वक्त गूंज रहा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज, अपनी एक तस्वीर स्थापित की है। यही एक बड़ी वजह है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और लोगों की तरफ से अपार प्रेम, अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है, और वो तमाम अपार स्नेह प्रेम लोगों से बटोर भी रहे हैं। कुल मिलाकर उनका दौरा बेहद सफल रहा और उसी क्रम में उनका ये स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।